हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल भर्ती के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने इस मास्टर वीडियो की सीरीज़ में जो टॉपिक कंप्लीट किया है वो है ग्राम समाज एवं विकास से संबंधित। ठीक है, सभी प्रश्नों को कवर कर लिया गया है एक ही वीडियो में और ये मास्टर वीडियो की सीरीज़ है। और आज की इस वीडियो में सामान्य जानकारी से संबंधित जो आपका टॉपिक है प्राचीन इतिहास के संबंधित जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं UPSSC के द्वारा इस वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक वाइज ये मास्टर वीडियो सीरीज़ है, सभी को टॉपिक वाइज प्रत्येक मास्टर वीडियो में मिलता रहेगा। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं कंप्लीट किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप जा कर के वहाँ से कंप्लीट कर सकेंगे। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में प्राचीन इतिहास को एक ही वीडियो में कंप्लीट करते हैं। पहला प्रश्न है कि हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। है ना, चैप्टर वाइज आपको मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता से किस तरह पूछे गए यहाँ पर मिलेगा आपको इस तरह। पहला प्रश्न है, क्या हड़प्पा काल में इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो वह था धौलावीरा। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। हड़प्पा काल का पूरा स्थल धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण के मध्य स्थित द्वीप खडीर में स्थित है। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। नगर के महाप्रसाद वाले भाग के उत्तर में एक विस्तृत संपूर्ण एवं व्यापक समतल मैदान की अवशेष मिले हैं। इसके उत्तर में नगर का मध्य भाग है जिसे पुर की संज्ञा दी गई है। इसके पूर्व में नगर का तीसरा महत्वपूर्ण भाग स्थित है जिसे निचला शहर या अवम नगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है। तो जानते हैं, हिंदी में होता है मृतकों का टीला, अंग्रेजी में हो जाएगा आपका माउंड ऑफ द डेड। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसमें मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता एक प्रमुख नगर था। मोहनजोदड़ो शब्द से अभिप्राय मृतकों का टीला दैट इज माउंड ऑफ द डेड होता है। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो नगर से ही प्राप्त हुआ था। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी सभ्यता में जो है वो कौन सा स्थल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का जहाँ से बृहद स्नानागार के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है मोहनजोदड़ो। यहीं पर जो है ये बृहद स्नानागार के साक्ष्य मिलते हैं, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड स्नानागार लगभग देखेंगे तो 7.01 मीटर चौड़ा है और 11.88 मीटर लंबा और गहराई जो है वो 2.43 मीटर गहरा है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो थी वह भाव चित्रात्मक थी और जो भाव चित्रात्मक लिपि है यह दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है, दाएं से बाईं ओर। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन ए। सिंधु के लोग जो थे वह कपास का उत्पादन करने वाले थे। कपास भारत की आदि फसल है जिसकी खेती बहुत ही बड़ी मात्रा में की जाती है। यहाँ आर्यावर्त में ऋग्वैदिक काल से ही इसकी खेती की जाती रही है। सिंधु घाटी सभ्यता की हड़प्पा निवासी कपास के उत्पादन में संसार भर में प्रथम माने जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के उत्पादन में से कपास सबसे प्रमुख था। सिंधु घाटी सभ्यता एक प्राचीन भारतीय नगरीय सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति जो है वो अपनाई थी। ठीक है, तो याद रखना है। अक्सर आपसे ये भी पूछा जाता है, जैसे कि आप जानते हैं चाय की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो चाइनीज ने की थी, यानी चीनी ने किया था। ठीक है, इसी तरह कपास का पूछा जाता है कि सबसे पहले इसका उत्पादन या खोज किसने किया है, तो कपास का खोज करने वाला अपना प्यारा भारत है और सबसे ज़्यादा कपास अपने प्यारे भारत में ही होता है। तो ये सब चीज़ें आप कपास कौन सबसे ज़्यादा पैदा, ये सब चीज़ें आप करंट से अपडेट होते रहिएगा।
ठीक है। लेकिन आप देखेंगे तो अपना प्यारा भारत ही सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन में, और खोज भी अपने भारत में ही कपास की हुई थी। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता का स्थल जो लोथल है यह गुजरात में स्थित है और भोगवा नदी पर है। अक्सर एग्जाम में भी पूछा जाता है लोथल इस नदी पर, याद रखना है भोगवा नदी। यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब होगा कि SR राव ने जो है इसकी खुदाई करवाई थी। लोथल की खोज सन 1957 ईस्वी में, जिसकी खुदाई 1955 से 1960 के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दैट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा की गई थी। गुजरात में स्थित लोथल की खुदाई वर्ष 1957 ईस्वी में SR राव द्वारा की गई थी। यह स्थान हड़प्पा सभ्यता का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है? याद रखना है कि घोड़े की अस्थियों का जो साक्ष्य मिलता है वह किस स्थल से मिलता है? आपका सही जवाब होगा सुरकोटदा, ऑप्शन डी। सुरकोटदा या सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, जहां से घोड़े की अस्थियां तथा एक कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। लोथल से घोड़ों की लघु मृद मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो याद रखना है घोड़े की अस्थियां कहाँ से मिली हैं? सुरकोटदा से मिली हैं। और घोड़ों की लघु मृद मूर्तियां कहाँ से मिली हैं? तो लोथल से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो सभी के सभी जो कालीबंगन हो गए, रोपड़ हो गए, लोथल हो गए, सभी के सभी जो है आपके स्थल जो है ये हड़प्पा यानी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। लेकिन जो पाटलिपुत्र पटना जी की अपना नाम पटना है आजकल, तो पाटलिपुत्र इसमें नहीं होगा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में। ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। लोथल से प्राप्त हुए युगल समाधि पत्तन, घोड़े का अवशेष, धान की भूसी। रोपड़ से जो प्राप्त हुए वस्तुएं हैं तांबे की कुल्हाड़ी, मानव कंकाल के साथ कुत्ता। कालीबंगा से प्राप्त जो होने वाले साक्ष्य हैं जूते हुए, खेत हुए, अग्निकुंड आदि जो है ये सिंधु प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। तथा पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध, ठीक है, तो विशेषकर जो पाटलिपुत्र है आपका ये हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है। और ये बताया जा रहा है कि पाटलिपुत्र में तृतीय जो बुद्धिस्ट जो सभा हुई रही हैं वो तीसरी जो बौद्ध सभा रही, बौद्धिस्ट सभा, वो आयोजित की गई थी और इसके अध्यक्ष मोगालिपुत्र थे, जो कि अशोक के शासनकाल से संबंधित रहा है। तो विशेषकर आप जैनिज्म बुद्धिज़्म वहाँ जो बुद्धिज़्म पढ़ेंगे वहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, कि 4 तरह की जो है वो सभाएं थी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न आ रहा है आपका वो है वैदिक सभ्यता से संबंधित, यानी अगला जो चैप्टर होगा आपका यूपी के द्वारा गणना पर्यवेक्षक में पूछा गया प्रश्न है। ये पूछा जा रहा है भाई उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? हाँ दोस्तों बोलो, आंसर जो इसका होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। ऑप्शन सी। उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जानते हैं। इसमें बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। प्राचीन समय से आज के समय में इस संस्कार का स्वरूप बिल्कुल बदल चुका है। पहले इस संस्कार को शुद्धिकरण संस्कार के रूप में जानते थे, जिसके उपरांत शिष्य गुरु के साथ आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। इस संस्कार के उपरांत बालकों को द्विज कहा जाता था। पहले यह अनिवार्य नहीं था, परंतु कर्मकांडों में इसे अनिवार्य कर दिया गया तथा सामान्यतः विवाह पूर्व इसे किया जाने लगा। अगला प्रश्न है कि सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्धृत है? आपका सही जवाब होगा मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना में टूटी नाव से की गई है। इसी उपनिषद में यज्ञ की जो तुलना है वह टूटी नाव से की गई है। मुंडक उपनिषद अर्थवेद से संबंधित, अथर्ववेद से संबंधित है
अथर्ववेद। ठीक है, जानते हैं कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद है। सबसे आखिरी वाला आपका अथर्ववेद ही है। यह भारत का आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते। भारतीय राज्य के उत्तर प्रदेश की वाराणसी स्थित सारनाथ में 250 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ के शिखर पर अंकित है। अगला प्रश्न है, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? वेदों के गद्य प्रकरण, आपका सही जवाब हो जाएगा ब्राह्मण, ऑप्शन बी। वेद का पद्य भाग ऋग्वेद अथर्ववेद है। वेद का गद्य भाग होगा यजुर्वेद और वेद का जो गायन भाग है वह सामवेद है। संहिता यानी कि जो मंत्र भाग है। ब्राह्मण, वेद ग्रंथ का गद्य में कर्मकांड की विवेचना। आरण्यक में क्या है कि कर्मकांड के पीछे उद्देश्य की विवेचना है। उपनिषद में परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्वक वर्णन किया गया है उपनिषद में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान की सिद्धांत पर बल देता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपनिषद। उपनिषद हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ है। ये वैदिक वांग्मय के अभिन्न भाग हैं। इसमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्ण वर्णन किया गया है। दुनिया के कई दार्शनिक उपनिषद को सबसे अच्छा ज्ञान कोश मानते हैं। ये संस्कृत से जुड़े हैं। 17वीं सदी में दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर्र अकबर नाम से किया। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? सही जवाब होगा आपका भगवान इंद्र है, ऑप्शन बी। ऋग्वेद में प्राचीनतम जो वेद है इसमें 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषियों को होत्र कहा जाता है। इसमें सर्वाधिक जो वर्णन है वह इंद्र का है। इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। तो सबसे ज़्यादा जो समर्पित है वह किसको है? तो इंद्र को है। अगला प्रश्न है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना जो वेद है वह ऋग्वेद है। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? अपराध और अपराधी का जिक्र जो किया गया है वह सभी में किया गया है, चाहे अर्थशास्त्र हो, मनुस्मृति हो, न्याय मीमांसा। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण के मूल पाठ हैं? 4 वेदों में से बताना है कौन सा वेद है। तो यह जो वेद है वो है यजुर्वेद। ठीक है, जो शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण है यह यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। वेद और उनके ब्राह्मण निम्नलिखित दिए गए हैं। ऋग्वेद का देखेंगे तो ऐत्रेय ब्राह्मण, सांख्यायन या कौशितकीय ब्राह्मण। ठीक है, तो याद रखना ये ऋग्वेद के हैं। शुक्ल वेद के देखेंगे तो शतपथ ब्राह्मण है। कृष्ण यजुर्वेद के देखेंगे तो तैत्तिरीय ब्राह्मण है। ठीक है, तो याद रखना है यजुर्वेद में 2 है, एक शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण। शुक्ल में देखेंगे शतपथ है और कृष्ण में देखेंगे तैत्तिरीय है। ठीक है, सामवेद का देखेंगे तो पंचवीश, खंडवीश और जैमिनीय ब्राह्मण आते हैं, जबकि अथर्ववेद में गोपथ ब्राह्मण। तो यहाँ पर वही पूछा गया शतपथ और तैत्तिरीय। तो शतपथ और तैत्तिरीय जो हैं वो आपके यजुर्वेद के हैं। शतपथ वाला कौन सा है? तो शुक्ल का है और तैत्तिरीय जो है आपका ब्राह्मण जो है कृष्ण का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? निहित जो गायत्री मंत्र है किसको समर्पित है? ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा, सावित्री। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में निहित गायत्री मंत्र सविता यानी सावित्री देवता को समर्पित इस मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी। और ऋग्वेद के कुल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? सर्वाधिक जो पुराण है सबसे पुराना मत्स्य पुराण है। ऑप्शन यहाँ पर ई सही जवाब है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से 5 मत्स्य पुराण जैसे कि वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत।
पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। अगला प्रश्न है जो कि यूपी SSC लोअर PCS में पूछा गया है कि कौन सा उपवेद नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब है, योग वेद। धनुर्वेद, शस्त्रशास्त्र, आयुर्वेद ये उपवेद हैं, जबकि जो योग वेद है उपवेद नहीं है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, आयुर्वेद जो है वह ऋग्वेद का उपवेद है। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब है, वर्षा व चक्रवात की। ऋग्वैदिक लोग प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कर उसकी पूजा करते थे। देवों की पूजा की प्रधान विधि थी स्तुति पाठ करना एवं यज्ञ में बलि चढ़ाना। प्रारंभ में आर्यों के प्रमुख देवता वरुण थे, लेकिन ऋग्वेद के रचना काल तक इंद्र सर्वप्रमुख देवता हो गए। इंद्र युद्ध का नेता, दुर्गों को तोड़ने वाला यानी पुरंदर तथा वर्षा चक्रवात के देवता के रूप में भी इनको माना जाता है। और ऋग्वेद में इंद्र के लिए सबसे ज़्यादा ऋचाओं की रचना की गई है, सर्वाधिक 250। अगला प्रश्न है आपका जो कि महाजनपद काल चैप्टर से है, 19 नंबर, कि राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या था जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? आपका सही जवाब होगा जीवक, ऑप्शन सी। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था, वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक रहते थे, जिन्हें भगवान बुद्ध का निजी चिकित्सक के रूप में उनकी सेवा के लिए भेजा गया था। अगला प्रश्न है आपका जैनिज्म और बुद्धिज्म से संबंधित 20वां बन रहा है कि गौतम बुद्ध ने कहाँ पर धम्मचक्र है ना, धम्मचक्कपवत्तन सुत, दैट इज धर्मचक्र परिवर्तन, ठीक है, सूत्र का उपदेश दिया? आपको बताना है, दैट इज सारनाथ, ऑप्शन डी। महात्मा गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यानी वाराणसी में जो है दिया था। सारनाथ को अन्य नाम ऋषिपतनम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। अगला प्रश्न, उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। वह था कुशीनगर, ऑप्शन बी। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध के मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा दैट इज कुशीनगर में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? तो बौद्ध धर्म में जो त्रिपिटक कहे जाने वाले थे, अरिधम्म पिटक था, सुत्त पिटक था, विनय पिटक था, लेकिन जो उपासका पिटक दे रखा या कतई नहीं। त्रिपिटकों में 3 ही आते हैं, अरिधम्म, सुत्त और विनय। ऑप्शन यहाँ पर डी सही, ऑप्शन यहाँ पर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, यह नहीं था। बुद्ध ने कोई पुस्तक नहीं लिखी थी। इनके उपदेशों कि जो मौखिक ही होते थे और बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने बुद्ध के उपदेशों का संग्रह त्रिपिटक में किया। इसकी रचना पाली भाषा में, किस भाषा में? पाली भाषा में की गई। त्रिपिटक में सुत्त पिटक जिसमें धर्म संबंधी बातों की चर्चा की गई है। अधिधम्म पिटक में देखेंगे तो दार्शनिक विचारों का संकलन है, और विनय पिटक में देखेंगे तो नीति संबंधी बातें जो है वो उल्लेख किया गया है महात्मा बुद्ध से संबंधित। तो दोस्तों त्रिपिटक याद रखना है किसमें कौन कौन से आते हैं और किसमें किसकी बात कही गई है। तो सुत्त पिटक में धर्म संबंधी बातों की चर्चा की गई है। इसके बाद अधिधम्म पिटक में दार्शनिक विचारों का संकलन है, और विनय पिटक में नीति संबंधी बातें उल्लेखित हैं। भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय
जो लिया गया है वो कहाँ पर लिया गया है, आप कह सकते हैं कि 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा कहाँ पर स्थापित है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कुशीनारा, कुशीनगर, कुशीनारा। ठीक है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने, यानी तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे हैं अखिलेश यादव, और इन्होंने कुशीनगर में विश्व में सबसे ऊंची दैट इज 200 फीट की भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा उनकी परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर में स्थापित करने का निर्णय लिया है। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? आपका सही जवाब हो जाएगा वो था कुशीनारा, कुशीनगर, ऑप्शन बी। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। इनके जीवन में घटित घटनाओं से संबंधित स्थल निम्नवत हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इनके गृह त्याग को किस नाम से जाना जाता है? तो ये महानिष्क्रमण, ठीक है, महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है इनके गृह त्याग को। इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण। तो याद रखना है, जन्म लुम्बिनी में हुआ, गृह त्याग राजगृह रहा, और ज्ञान प्राप्ति इनको बोध गया में हुआ था, बिहार में। महापरिनिर्वाण इनकी मृत्यु जो है कुशीनारा, कुशीनगर में हुई। आगे बढ़ते हैं। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म की अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब हो जाएगा, महाबोधि मंदिर समूह। महाबोधि मंदिर बिहार के गया जिले में स्थित है। इसका निर्माण 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने करवाया था। वर्तमान मंदिर 5वीं या 6ठी शताब्दी में बनवाई गई है। यहीं पर गौतम बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन बट वृक्ष के नीचे निरंजना नदी की तट पर निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध कहलाए। बुद्ध बनने के पश्चात सर्वप्रथम तपस और भल्लिक नामक 2 बंजारों को बोध गया में ही बौद्ध धर्म में दीक्षित किया और बौद्ध धर्म का प्रचार किया। महाबोधि मंदिर समूह को वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक निम्न में से किससे संबंधित था? तो आप जानते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित रहा। ठीक है, त्रिपिटक रहे कौन कौन से? पहला रहा आदिधम्म पिटक, दूसरा रहा सुत्त पिटक, और तीसरा रहा आपका विनय पिटक। तो याद रखना ये बौद्धों से संबंधित है, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाने लगा? तो गौतम को बुद्ध के नाम से जाने लगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब होगा। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध ने बिहार की बोधगया में महाबोधि वृक्ष के नीचे कई वर्षों तक कठिन तपस्या तथा कठोर साधना कर ज्ञान की प्राप्ति की थी। ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ को, यानी आप कह सकते हैं कि इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, तो सिद्धार्थ को गौतम से बुद्ध के रूप में जाने लगा। बोधगया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? आपका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया। ऑप्शन बी। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु की लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई तथा यह स्थान बोधगया कहलाया। गौतम बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। किस भाषा में? पाली भाषा में। महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनारा में हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? दैट इज सारनाथ
जो कि धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई तथा उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों जो है महत्वपूर्ण है? आपका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि भगवान जो बुद्ध रहे, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, दैट इज धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जो जाना जाता है। तो गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश के सारनाथ में 5 सन्यासी ब्राह्मणों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अतः यह स्थल बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है। ध्यातव्य है कि बुद्ध ने अपने जीवन काल में सर्वाधिक जो उपदेश दिए हैं वह कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, किसका अर्थ है? तो इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना कैवल्य है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। कैवल्य का अर्थ इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना होता है। कैवल्य अर्थात ब्रह्म विद्या का वह ज्ञान जो संशय रहित और अस्थायी हो, या विवेक उत्पन्न होने पर औपाधिक दुख सुखादि अहंकार प्रारब्ध कर्म और संस्कार की लोप हो जाने से आत्मा की चित्त स्वरूप होकर आवागमन से मुक्त हो जाने की स्थिति को कैवल्य कहते हैं। तो सिंपल सी बात, क्या? इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। अगला प्रश्न है कि 24वें जैन तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? आपका सही उत्तर होगा वह थे महावीर स्वामी। ऑप्शन सी। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। यह 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी से पहले 23वें जो तीर्थंकर जैन धर्म में हुए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर कहलाए। इसका अर्थ होता है कि अपनी साधना में अतुल्य पराक्रम दिखाना, तीर्थंकर का मतलब। 23वें तीर्थंकर परशुनाथ ने 4 महाव्रत दैट इज सत्य, अहिंसा, अस्तेय तथा अपरिग्रह का प्रतिपादन किया था। महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य नामक 5वां महाव्रत इसमें जोड़ दिया, तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह या 23वें तीर्थंकर का रहा। पार्श्वनाथ ना 5वां इन्होंने ऐड किया, दैट इज ब्रह्मचर्य। अगला प्रश्न है कि पहले जैन तीर्थंकर कौन थे हैं? तो आप पढ़ के आ रहे हो ऋषभदेव। ऑप्शन बी। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें पहले ऋषभदेव रहे, दूसरे अजितनाथ, 22वें अरिष्टनेमि, 23वें पार्श्वनाथ रहे, 24वें महावीर। और ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में तथा अजितनाथ का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। इस धर्म की महात्माओं की उपाधि तीर्थंकर है। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं तथा उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या हैं? बौद्ध धर्म में आपने त्रिपिटक देखा, अधिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक। जैन धर्म में त्रिरत्न की बात की जाती है। तो यहाँ पर जो होते हैं जैन धर्म में आपके त्रिरत्न कहे जाने वाले, वो होते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, जिसका अर्थ होगा आपका सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ऑप्शन डी। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी जैन धर्म की 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिए। जैन धर्म के त्रिरत्न रहे सम्यक दर्शन, देखिए सही विश्वास, और सम्यक ज्ञान मतलब सही ज्ञान, और सम्यक आचरण का मतलब सही आचरण। जैन धर्म की ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, ध्यान देना है, इसमें आत्मा की मान्यता है। और महावीर स्वामी जी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। अब ऐसे फैक्ट को जो है यूपीएससी में वहाँ पर कथन के हिसाब से पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला जो प्रश्न है आपका मौर्य मौर्योत्तर समाज से प्रेम हो रहा है कि अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष, यहाँ पर डाट डाट में एक स्तंभ पर था। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, वह था सारनाथ वाला, ऑप्शन डी। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष सारनाथ से लिया गया है। इस स्तंभ में 4 सिंह पीठ सटाए खड़े हैं, लेकिन देखने में आपको दिखता होगा 3 ही हैं। इसे ही भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित में से सभी नामों से जाना जाता था, किसके अलावा? तो केवल जो है ये थे समुद्रगुप्त के अलावा, ठीक है। यानी जो चाणक्य रहे, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, तीनों एक ही रहे हैं, ठीक है। इनका नाम अलग अलग है, व्यक्ति एक ही हैं, चाहे चाणक्य कहो, विष्णुगुप्त कहो, कौटिल्य कहो। कौटिल्य को भारतीय राजनीतिक विचारों का जनक माना जाता है। इनके अन्य नाम हैं विष्णुगुप्त और चाणक्य। इन्होंने विश्व प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की है। मौर्य वंश की स्थापना में चाणक्य का महत्वपूर्ण योगदान है, जबकि समुद्रगुप्त साम्राज्य का महान सम्राट था, गुप्त सम्राट, ठीक है। और इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। आपसे अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, तो आपको क्या मालूम होना चाहिए? समुद्रगुप्त को। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? तो आपको मालूम होना चाहिए, वो है 13वां शिलालेख, ऑप्शन सी। अशोक के प्रधान शिलालेखों में 13वां शिलालेख अभिलेख सबसे बड़ा है, जिसमें अशोक की शासन की 8वें वर्ष होने वाली कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। तो घुमा के भी पूछ सकता है कि अशोक के शासनकाल होने वाला जो कलिंग युद्ध का वर्णन है वह किस अभिलेख से या शिलालेख से संबंधित है, तो 13वें शिलालेख में इसका वर्णन भी मिलता है। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? कलिंग की जो राजधानी थी वह थी तोशली, ऑप्शन डी। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी तोशली थी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 9वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग की विजय की। इसका उल्लेख उनके 13वें शिलालेख में मिलता है। इसी युद्ध के बाद अशोक ने धम्म विजय की नीति अपनाई थी। अगला प्रश्न है कि देवनाम प्रिय नाम से किसे दिया गया था या जाने जाते हैं? तो देवनाम प्रिय नाम किसे दिया गया था? सिंपल सी बात, अशोक होंगे, ऑप्शन बी। अशोक को उसके अभिलेखों में देवनाम प्रिय संबोधित किया गया। भाब्रू अभिलेख में अशोक को प्रियदर्शी, जबकि मासिकी में बुद्ध शाक्य कहा गया है। अशोक के नाम का उल्लेख 4 अभिलेखों में मिलता है। वो अभिलेख हैं मासिकी, गुर्जरा, नेत्तूर और उडेगोलम। जूनागढ़ की अभिलेख रुद्रदामन में भी अशोक का नाम है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित था? एक है आपका सिंधु और झेलम, दूसरा है झेलम और चेनाब। सी ऑप्शन आप ले लो, चेनाब और रावी, ठीक है। और डी ऑप्शन आप ले लो, रावी और व्यास। आप बताओ यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तक्षशिला शहर। तो तक्षशिला जो शहर है वह सिंधु और झेलम के बीच स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर ई सही जवाब होगा। तक्षशिला शहर सिंधु तथा झेलम नदी पर स्थित है। तक्षशिला पाकिस्तान की रावलपिंडी जिले में स्थित है। तक्षशिला प्राचीन काल में गांधार राज्य की राजधानी थी। रामायण के अनुसार भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर तक्षशिला रखा। तक्षशिला प्राचीन काल से भिक्षा के लिए विश्वविख्यात रहा है। यहाँ पर तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। अगला प्रश्न है कि सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का वर्णन उल्लेख करता है? तो कलिंग युद्ध का जो वर्णन है अभी पढ़ के आ रहे हो, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 13वां शिलालेख रहा।
सम्राट अशोक द्वारा कुल 14 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें जो 13वां अभिलेख रहा सबसे बड़ा माना जाता है। 13वें अभिलेख में सम्राट अशोक द्वारा कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है तथा अशोक की धम्म की जीत ग्रीक राजाओं एंटियाकोस, ठीक है, एंटियोकस ऑफ सीरिया दैट इज एंटियोक, मिस्र के टालेमी दैट इज तुर्मय और सिकंदर की एपिरस दैट इज अलिकाशुद्रो पर हुई है। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? तो वो शिलालेख रहा है शहबाजगढ़ी का, ऑप्शन बी। शहबाजगढ़ी एक गांव व ऐतिहासिक स्थल है जो पाकिस्तान के मर्दान जिले में स्थित है। यह स्थल 3री शताब्दी में सम्राट अशोक द्वारा स्थापित शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। इस शिलालेख में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। 30 जनवरी 2004 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा इस ऐतिहासिक स्थल को विश्व विरासत सूची में शामिल किया जा चुका है। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? आपका सही जवाब होगा स्तंभ, ऑप्शन ए। मौर्य काल की सर्वोत्तम प्रतिमान स्तंभ है। मौर्य कला का विकास भारत में मौर्य साम्राज्य के युग में यानी 4वीं से 2री शती ईसा पूर्व में हुआ है। सारनाथ और कुशीनगर जैसे धार्मिक स्थानों के रूप में स्वयं सम्राट अशोक ने इसकी संरचना की है। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? कौन सा अशोक की साम्राज्याधीन नहीं था? आपका सही जवाब होगा वह था कामरूप, ऑप्शन डी। कर्नाटक के मासकी अभिलेख तथा गुर्जर के गुर्जर अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक का साम्राज्य कर्नाटक तथा गुर्जर तक विस्तृत था। अशोक का कश्मीर पर भी अधिकार था। उसने यहाँ अनेक अभिलेख भी बनवाए। कल्हड़ की राजतरंगणी के अनुसार, यानी जो राजतरंगणी है कल्हड़ के द्वारा लिखी हुई है, इसके अनुसार क्या ज्ञात होता है कि अशोक की मृत्यु के बाद जब केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ने लगी तब उसकी राज्य प्रतिनिधि जालोक ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर कश्मीर को मौर्य साम्राज्य से अलग कर लिया। कामरूप असम का पुराना नाम है। कामरूप असम का पुराना नाम है। यह अशोक की साम्राज्यधन नहीं था। तो याद रखना है, जो कामरूप रहा, जिसका आप जानते हैं असम है और असम का पुराना नाम कामरूप है, यह अशोक की साम्राज्य के अधीन नहीं रहा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 45 नंबर कि बृहदसाची स्तूप किस काल से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन डी, मौर्य काल। बृहदसाची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। इसका निर्माण 300 BC में हुआ था। सांची मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। यह अर्धवृत्त कटोरे की आकृति का बना हुआ है सांची। अगला प्रश्न है योग दर्शन। योग के प्रवर्तक कौन थे? तो आप जानते हो आजकल पूरे भारत में योग बाबा के नाम से जाने जाने वाले रामदेव हैं, और आप जानते हैं इनका पतंजलि का अपना स्टोर भी वगैरह चलता है। जानते हो, ऑप्शन यहाँ पर सी आपका सही जवाब होगा, महर्षि पतंजलि। योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि थे। इनका जन्म गोनारद यानी गोनिया में हुआ था। माना जाता है कि व्याकरणाचार्य पाणिनि के शिष्य थे। भारतीय दर्शन साहित्य में महर्षि पतंजलि के लिखे हुए 3 ग्रंथ मिलते हैं, दैट इज योग सूत्र, महाभाष्य और आयुर्वेद पर ग्रंथ। अगला जो प्रश्न है वो ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। इतना बड़ा प्रश्न बना दिए हैं। दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटिलपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेघ बलिदान किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया। राजवंश का 5वां राजा भागभद्र था। पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखी गई थी। अब आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है किस समय रहे। तो आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, शुंग राजवंश।
मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ थे। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि मौर्य वंश के अंतिम राजा कौन रहे हैं, शासक कौन रहे हैं, तो बृहद्रथ थे। इनको उसके सेनापति पुष्यमित्र ने हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। मालविकाग्निमित्र, दिव्यावदान व तारानाथ की अनुसार इसका राज्य नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा उसके राज्य के प्रमुख नगर थे। शुंग राजवंश। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? आपका सही जवाब होगा यह समकालीन जो थे वह पुष्यमित्र शुंग की थी, ऑप्शन सी। प्राचीन भारत की महान व्याकरणविद पतंजलि शुंग वंश की संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के गुरु थे और पतंजलि ने महाभाष्य पुस्तक की रचना की थी। कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? आपका सही जवाब होगा चरक, ऑप्शन सी। चरक एक महर्षि एवं आयुर्वेद विद्वान के रूप में विख्यात थे। वे कुषाण राज्य के राजवैद्य थे। इनके द्वारा रचित चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। ये कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कनिष्क प्रथम की दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो ये थे मूलतः मध्य एशिया, ऑप्शन ए। कुषाण मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। वहाँ से निकाले जाने पर ये लोग काबुल कंधार में आकर बस गए तथा वहाँ की सभ्यता से प्रभावित हुए और यह भारत आने वाली यूची जाति की 5 शाखाओं में से एक थी। अगला प्रश्न आपका अगले चैप्टर से होगा गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य से। खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसकी दरबार का हिस्सा थे? तो वह थी विक्रमादित्य की, ऑप्शन ए। खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रमुख कवि थे। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवगुप्त, देवराज, देवश्री तथा उपाधियां विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत थी। चंद्रगुप्त के दरबार में 9 विद्वानों की मंडली निवास करती थी, जिसमें कालिदास, धनवंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल, भट्ट, घटकर्पण, वराहमिहिर और वररुचि। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? आपका सही जवाब होगा पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ऑप्शन बी। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का महान राजा था। इसने 606 से 643 ईस्वी तक शासन किया। इसका नियंत्रण 5 इंडीज दैट इज पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक था। हर्षवर्धन ने कन्नौज को राजधानी बनाया। किसको? कन्नौज को। यह एक अच्छा नाटककार और कवि भी था। इसने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटक की रचना भी की है। अगला प्रश्न है कि विक्रम संवत प्रारंभ कब हुआ? आपका सही जवाब है 57 ईसा पूर्व। विक्रम संवत अत्यंत प्राचीन संवत है। विक्रम संवत के प्रणेता सम्राट विक्रमादित्य को माना जाता है, जिन्होंने लगभग 2068 वर्ष पूर्व यानी 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत का प्रारंभ किया था। तो विक्रम संवत विक्रम नामायण है। विक्रम संवत विक्रमादित्य के द्वारा। संवत देख सकते हैं प्रारंभ कब हुआ है, प्रणेता कौन रहे हैं। तो विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में उसके प्रारंभकर्ता प्रणेता जो रहे हैं विक्रमादित्य। शक संवत में देखेंगे तो 58 यानी 78 ईस्वी है और यह कनिष्क के द्वारा है। हिजरी संवत में देखेंगे तो 622 ईस्वी लिया जाता है और यह मोहम्मद साहब। वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था तो वो है प्रयाग, ऑप्शन बी। प्रयाग वह स्थल है जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था।
अगला प्रश्न, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? कन्नौज से पहले जो शासन रहे हर्षवर्धन वो थे थानेश्वर की। ऑप्शन डी। हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने समस्त उत्तरी भारत पर राज्य किया। हर्षवर्धन 606 ईसा पूर्व में थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा तथा बाद में कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थीं? तो इनका नाम रहा है प्रभावती गुप्ता। ऑप्शन बी। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका प्रभावती गुप्ता थीं। प्रभावती गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थीं। इनका विवाह वाकाटक वंश की शासक रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। इसका प्रमाण प्रभावती गुप्ता की पूना ताम्रपत्र से हो जाता है। उन्होंने अपने पत्र रुद्रसेन द्वितीय के मृत्यु के बाद स्वयं अपने पुत्रों की संरक्षिका बनकर शासन को संभाला था। अगला प्रश्न है कि 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? दिल्ली पर, तो दिल्ली का जो 12वीं शताब्दी के आरंभ में शासक रहा वह रहा तोमर वंश का। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था। अनंगपाल दिल्ली के तोमर वंश के संस्थापक थे। प्रतिहारों और चौहानों की भांति तोमर भी विदेशी थे। प्रतिहारों और चौहानों की भांति तोमर भी विदेशी थे। जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? तो चंदावर का युद्ध रहा 1193 ईस्वी का। वर्ष 1194 ईस्वी में कन्नौज पर मोहम्मद गोरी ने चढ़ाई की, जिसके फलस्वरूप गोरी तथा जयचंद के बीच इटावा के पास चंदावर की युद्ध हुए और जयचंद जो है वो मारा गया। तो यहाँ पर जो है आप थोड़ा करेक्शन कर लो, इसको आप बी को सी कर लो। 1194 एग्जैक्टली होगा आपका, ठीक है। चंदावर का जो युद्ध हुआ है वो 1194 में हुआ है और उनकी मृत्यु भी उसी में हुई है। तो याद रखना ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, कन्नौज का, ठीक है। तो ध्यान देना है, याद रखना चंदावर का जो युद्ध हुआ है 94, या आप यहाँ पर सीधे कर लो 94 कर लो इसको, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा शुद्धिकरण इसका हो जाएगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी कर लो और यहाँ पर 94 की जगह थोड़ा आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया? ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है, राजपूत। राजपूत वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया। 7 से 12वीं शताब्दी तक का जो काल रहा वह राजपूत काल कहलाता है। इस काल के महत्वपूर्ण राजपूत वंशों में राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश, परमार वंश एवं गहड़वाल वंश आदि आते हैं। राजपूत वंश ने भारत के उत्तर भाग पर शासन किया, जैसे कि राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश इत्यादि। अगला प्रश्न है आपका कि पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, पूर्वी। पाल साम्राज्य का विस्तार भारत के पूर्वी हिस्से में था। पाल साम्राज्य मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य वंश था, जो कि 750 से 1174 ईस्वी तक चला। इस साम्राज्य की स्थापना गोपाल ने की थी। पाल वंश की स्थापना किसने? गोपाल ने की थी। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी और पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल वंश का पहला शासक कौन था? यानी जो इसकी स्थापना करने वाला पहला शासक ही होगा, दैट इज गोपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। वह एक योग्य और कुशल शासक था। गोपाल ने 750 से लेकर के 770 ईस्वी तक शासन किया। उसने ओदंतपुरी अर्थात वर्तमान में बिहार शरीफ में एक मठ और विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। लेकिन वहीं पर आपसे ज़्यादा अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? वो आपको मालूम होना चाहिए, धर्मपाल ने। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? चोल झील, तो वो थी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन बी।
सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण राजेंद्र प्रथम ने किया था। अन्य उपलब्धियां लंका की अभियान को पूर्ण कर राजा महेंद्र को बंदी बनाया तथा पांड्य व केरल राज्यों में प्रतिनिधिमंडल भेजा और गंगईकोड़ पंडित जी की उपाधि धारण की। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? सही जवाब होगा वह है तमिल साहित्य, ऑप्शन ए। तमिल भाषा में लिखे गए प्राचीन साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। सर्वप्रथम इन परिषदों का आयोजन पांड्य राजाओं के राजकीय संरक्षण में किया गया था। संगम का महत्वपूर्ण कार्य होता था उन कवियों तथा लेखकों की रचनाओं का अवलोकन करना जो अपनी रचनाओं को प्रकाशित करना चाहते थे। अगला प्रश्न है कि चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? आपका सही जवाब होगा तो जो जैन संस्थाओं को दिया जाने वाला था वो था पलिच्छांदम। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। चोल अभिलेखों के अनुसार चोल में यानी चोल काल में भूमि जो दान में दी जाती थी उसका विवरण निम्नवत है। बेलानवानगाई को दिया जाने वाला था गैर ब्राह्मण किसान भूमि की स्वामी की भूमि। ब्राह्मदेव जो था वह ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को कहा जाता। शाला भोगा किसी विश्वविद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि। मल्ली छदानम ये जो पूछा गया है आपसे, माफ़ कीजिएगा, जो आपसे पूछा गया है पल्ली छांदम, ठीक है, यह जैन संस्थानों को दान की गई भूमि को कहा जाता था। जबकि जो देवदान और तिरुनुमट दक्कानी यह किसी मंदिर को दिए गए उपहार में दी गई भूमि को कहा जाता था। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को शेरुनंदन, ठीक है, कहा जाता था। याद रखना है, उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम और जो निम्न पदाधिकारियों को शेरुंदन, ठीक है, तो ध्यान देना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 65 नंबर कि अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन हैं? तो बचपन वाले सवाल याद आ गए होंगे आपको। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा कालिदास, ऑप्शन सी। तो एक्सप्लेनेशन में कुछ और महत्वपूर्ण दिए गए हैं, प्रमुख पुस्तकें हैं, उनके लेखक हैं कि अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि, रामायण वाल्मीकि, महाभारत वेदव्यास, महाभाष्य पतंजलि, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, रघुवंशम कालिदास, पंचतंत्र विष्णु शर्मा रहे, कामसूत्र की वात्स्यायन रहे हैं, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट के द्वारा, बुद्ध चरित अश्वघोष के द्वारा, पृथ्वीराज रासु की रचयिता चंद्रवरदायी, गीत गोविंद जयदेव ने लिखा। तो ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कादंबरी के लेखक कौन है? ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब होगा, बाणभट्ट थे। तो कादंबरी संस्कृत साहित्य का महान उपन्यास है और इसके रचनाकार बाणभट्ट हैं। इन्होंने हर्ष चरित्र की भी रचना की थी। अगला प्रश्न है कि विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया है? मुद्रा राक्षस को आपका सही जवाब होगा संस्कृत भाषा, ऑप्शन सी। मुद्रा राक्षस 4वीं शताब्दी में रचित संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है। इसके रचयिता विशाख दत्त हैं। इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त की राजनीतिक सफलताओं का विश्लेषण है। इस ऐतिहासिक नाटक की हिंदी में रूपांतरित करने का जो श्रेय है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्राप्त है। मेगस्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है वह मूल रूप से किस देश के थे? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ग्रीस। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने जो कुछ भारत में देखा उसका वर्णन उसने इंडिका नामक पुस्तक में किया। मेगस्थनीज यूनान दैट इज ग्रीस का निवासी था। अगला प्रश्न है कि खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में हैं? आपका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 900 ईसा पूर्व से 1130 ईस्वी के मध्य चंदेल राजाओं द्वारा करवाया गया था और यहाँ के मंदिरों में
कंदारिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर फिल करना है कि मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। वह कौन सा मंदिर है? तो उस मंदिर का नाम कैलाश है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। कैलाश या कैलाशनाथ मंदिर दुनिया में सबसे बड़ा एकात्मक मंदिर है जो एलोरा की गुफाओं महाराष्ट्र में स्थित है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न है कि मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? मथुरा कला, यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन डी, कुषाण काल में। मथुरा कला स्कूल कुषाण काल में अपनी सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा। इसमें लाल बलुए पत्थर का प्रयोग हुआ है। लाल बलुए पत्थर का प्रयोग हुआ है। इस आदर्शवादी कला में सत्य को सौंदर्य की प्रधानता दी गई है। इसमें मूर्तियों को भारी भरकम कपड़े से ढक दिया जाता है। इस कला में आध्यात्मिकता देवताओं की मूर्तियों में दिखती है और भौतिकता भी दिखती है। मथुरा कला में सभी धर्मों के देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हैं। सभी धर्मों के, कृष्ण, विष्णु, बुद्ध, दुर्गा, शिव, गणेश आदि। अगला प्रश्न है कि भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? यह आपसे अक्सर पूछा जाता है कि शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध कौन है? तो दैट इज भीमबेटका होगा। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। भारत में नवपाषाण काल गुफा है ये चित्रकारी मध्य प्रदेश की भीमबेटका से मिली है। मानव शरीर ढकने के लिए पशु चर्म, पत्तों एवं छालों का प्रयोग करता था, परंतु इस काल में उसने वस्त्र निर्माण सीख लिया। भीमबेटका में प्रयुक्त रंग इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि उसने वस्त्रों को रंगने की वो शुरुआत की है भीमबेटका में। और यह 73वां प्रश्न है। आप कह सकते हैं कि प्राचीन इतिहास का यह अंतिम प्रश्न है इस सीरीज में मास्टर वीडियो की। प्राग ऐतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? आपका सही जवाब होगा सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश। प्राग ऐतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं उत्तर प्रदेश की जिला सोनभद्र में स्थित है। वह विंध्याचल और कैमूर श्रेणियों की गुफा आश्रय में स्थित हैं और लगभग 250 राक कला पेंटिंग हैं। लक्ष्मण, पंचमुखी, काउआ, कोह और लखमा की गुफा आश्रयों में पेंटिंग उल्लेखनीय है। तो दोस्तों इसी के साथ पूरा का पूरा आपका जो प्राचीन इतिहास से क्वेश्चंस जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे गए UPSSC के द्वारा, उनको आपने अच्छी से कवर कर लिया और आप देख पाएंगे कि किस तरह प्राचीन इतिहास से UPSSC के द्वारा क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं दोस्तों सबस्क्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन की ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो चैनल पर अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।